कल हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा था और किस प्रकार से हमने ये देखा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वास्तव में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उसके अधिकार और शक्तियां हैं, जिस कारण से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद आज बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वह वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं और वह उन कार्यों और शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। तो सिद्धांततः तो प्रधानमंत्री की शक्तियां हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है। कई बार हमें प्रधानमंत्रियों की शक्ति निर्बल और शक्तिहीन दिखाई देती है, ये इनके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से देखिए, प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व जो है उस पर उसकी शक्तियों का प्रयोग वह किस प्रकार से करता है यह उस पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है और वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। तो वास्तविक कार्यपालिका की समस्त शक्तियों के साथ साथ हमने देखा उसके पास में कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां, ये सारी शक्तियां उसके हाथ में निहित होती हैं। तो इस प्रकार से एक ये भी आता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक की स्थिति उसकी होती है। तो हम प्रधानमंत्री की जब वास्तविक स्थिति की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अधिनायकवाद नहीं है, अर्थात अधिनायकवाद की तरह अर्थात सारी शक्तियां उसके हाथों में होती हैं और वह ब्रिटिश जो सम्राट है उसके जो भी परमाधिकार, विशेषाधिकार होते हैं उनका प्रयोग भी प्रधानमंत्री ही व्यवहार में करता है। क्योंकि ब्रिटेन में जो ये लचीलापन हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में देखा कि ब्रिटेन के संविधान में लचीलापन है और ये लचीलापन किस कारण से है, क्योंकि वहां पर कानून नहीं है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री पद में भी हमें लचीलापन दिखाई देता है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई कानून नहीं है, वह अभिसमय और परंपराएं हैं। तो इस प्रकार से अभिसमय और परंपराएं जो होती हैं वह समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति अधिनायकवाद की तरह नहीं होती, अर्थात सारी शक्तियां उसके हाथ में होने के कारण वो तानाशाह अधिनायकवाद नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल का नियंत्रण उस पर रहता है और अपने दल का नियंत्रण उस पर रहता है। क्योंकि वह कल मैंने आपको बताया था एक शब्द राजनीतिक सजातीयता, अर्थात जो भी निर्वाचित सरकार होती है वो अपने दल के प्रति वफादार होती है और उसके दल के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो वो सब जो निर्वाचित सरकार है वो एक ही दल से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से उस पर अपने दल का नियंत्रण तो रहता ही प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री पर अपने दल के नियंत्रण के साथ साथ उसके मंत्रिमंडल का नियंत्रण भी रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है व्यवहार में वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद अधिनायकवाद की स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यवहार में उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो होता है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण मंत्रिमंडल के द्वारा समस्त शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बाद में आपके जो सिलेबस में अगला टॉपिक है ब्रिटिश संविधान में अगला टॉपिक है आपका लॉर्ड सभा। तो देखिए, हम लॉर्ड सभा के बारे में देखते हैं।
देखिए, हम लॉर्ड सभा के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश संविधान में हमने देखा कि वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटेन में हमें दिखाई देती है। तो ब्रिटेन में 2 सदन हैं। प्रथम सदन तो है ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है और द्विसदनात्मक व्यवस्था वहां पर प्रचलित है। तो संसद के 2 सदन हैं। पहला है लोक सदन, दूसरा है लॉर्ड सभा। लोक सदन प्रथम सदन व निम्न सदन। लॉर्ड सभा द्वितीय सदन और उच्च सदन। देखिए, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था है और संसद के 2 सदन हैं। पहला सदन लोक सदन है, जिसे प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा सदन लॉर्ड सभा है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं और इन 2 सदनों में हम लोक सदन को लेते हैं और लॉर्ड सभा को लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, लोक सदन और लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा संसद का द्वितीय सदन है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। उसी प्रकार से लोक सदन संसद का प्रथम सदन है, जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस प्रकार संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है और द्विसदनात्मक व्यवस्था होने के कारण 2 सदन हैं। तो हम सबसे पहले लॉर्ड सभा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम लोक सदन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड सभा। देखिए, लॉर्ड सभा जो है द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि संसद के 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। तो लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। तो देखिए, लॉर्ड सभा जो है हजारों साल पुरानी संस्था है ब्रिटेन में और इसका इतिहास जो बताता है कि ये कितनी गौरवपूर्ण जो है संस्था है। लॉर्ड सभा लोक सदन की तुलना में बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी संस्था है, क्योंकि लॉर्ड सभा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि लोक सदन को हम देखते हैं 150-200 वर्ष पुराना ही है इसका इतिहास लोक सदन का। और पहले लॉर्ड सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी। जब से लोक सदन अस्तित्व में आया, 150 साल से इसका अस्तित्व जब वहां ब्रिटेन में हुआ, तो उसके बाद से इसकी शक्तियों में धीरे धीरे कमी होने लगी है, क्योंकि
वर्तमान में लोक सदन जो है उसकी शक्तियां लॉर्ड सभा से बहुत ही अधिक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उस प्रकार लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी होती गई और आज लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वह कम है। लेकिन फिर भी अपने प्राचीन इतिहास के कारण लॉर्ड सभा का ब्रिटेन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उच्च सदन है और उच्च सदन होने के साथ साथ इसके पास में लोक सदन से अलग शक्तियां हैं जो कि इसे ब्रिटेन में महत्वपूर्ण द्वितीय सदन के रूप में से स्थान प्राप्त है। तो देखिए लोक सभा जो है इसमें जो सदस्य संख्या है वो 800 के लगभग थी, लेकिन अब 1000 के आसपास इसमें सदस्य हैं। तो इसकी सदस्य संख्या इसकी सदस्य संख्या 1000 के लगभग है। एक 1000 के लगभग इसकी सदस्य संख्या है और इसके जो सदस्य हैं वो ब्रिटेन में जो राज परिवार के सदस्य हैं वो भी हैं। तो देखिए इसमें किस तरह के सदस्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसकी सदस्य जो है वो कौन कौन से होते हैं। राज परिवार के सदस्य, उसी तरह से राज परिवार के साथ ही आनुवंशिक पीयर, आनुवंशिक पीयर होते हैं। उसी प्रकार आजीवन पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड, आजीवन पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड, विधि लॉर्ड, स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर, स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर। तो देखिए इसमें राज परिवार के जो परंपरागत रूप से सदस्य होते हैं, आनुवंशिक रूप से जो होते हैं, आनुवंशिक पीयर होते हैं, आजीवन पीयर होते हैं जो एक बार सदस्य बनने के बाद में अपनी उम्र भर तक ताउम्र उसके सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड, चर्च के जो बिशप वगैरह होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। विधि लॉर्ड, कानूनी लॉर्ड भी इसमें होते हैं जो विधि से संबंधित होते हैं। स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर भी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार से इसमें इन सब लोगों की मेंबरशिप होती है और ये तकरीबन पहले 800 थी, अब 1000 के आसपास इसकी सदस्य संख्या है। तो देखिए इस प्रकार ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है वो लॉर्ड सभा सदस्य संख्या में लोक सदन से ज्यादा है और क्योंकि इसका जो इतिहास है वो लोक सदन से प्राचीन है तो इस कारण प्राचीन इतिहास होने के कारण इसे बहुत ही महत्व का सदन माना जाता है और इसमें आध्यात्मिक लॉर्ड, बिशप, चर्च के लोग ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसलिए इसकी सदस्य संख्या लोक सदन से ज्यादा है और इस प्रकार हमने देखा कि इसमें किस प्रकार से लोग हैं। तो देखिए लॉर्ड सभा जो होती है इसमें जो पदाधिकारी होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। लॉर्ड सभा के पदाधिकारी इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर इसका अध्यक्ष होता है और इसके साथ साथ ही कई इसमें प्रतिनिधि होते हैं
सम्राट भी होता है। सम्राट जो होता है वह लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है और इस प्रकार से लॉर्ड चांसलर के न्यायिक कार्य भी होते हैं। लॉर्ड चांसलर इसका उपाध्यक्ष होता है, सॉरी अपन ने लिखा है उपाध्यक्ष होता है लॉर्ड चांसलर, अध्यक्ष सम्राट होता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर ही करता है। उपाध्यक्ष होता है, लेकिन सदन की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर ही करता है, क्योंकि सम्राट जो होता है वह अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहता है। इस प्रकार से उसके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उसे समय का अभाव होता है, तो सदन की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। इस प्रकार से लॉर्ड सभा जब न्यायिक कार्य भी लॉर्ड चांसलर के हैं। हमने बताया था आपको कि लॉर्ड जब न्यायिक कार्य होता है उस समय लॉर्ड चांसलर सदन की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्य भी हैं और जब लॉर्ड चांसलर जो होता है इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता, ये सब लॉर्ड चांसलर के द्वारा ही होती है। देखिए इस प्रकार लॉर्ड चांसलर सबसे प्रमुख पदाधिकारी है और वह सम्राट के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। जो भी कर्मचारी जो होते हैं लॉर्ड सभा में, उन सब की नियुक्ति लॉर्ड चांसलर के द्वारा होती है। इस प्रकार से लॉर्ड चांसलर सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है लॉर्ड सभा का, और सदन के बैठकों की अध्यक्षता करना, इसी प्रकार से सदन की अध्यक्षता करना, ये सारा कार्य लॉर्ड चांसलर का है। देखिए इस प्रकार लॉर्ड चांसलर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण इसे अधिकार जो है प्राप्त है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड सभा की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए हम देखते हैं लॉर्ड सभा की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। देखिए लॉर्ड सभा की शक्तियां और कार्य किस प्रकार से हैं। शक्तियां एवं कार्य। देखिए लॉर्ड सभा को उच्च सदन कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे द्वितीय सदन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसकी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायिक सभी क्षेत्रों में इसे शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी कि लॉर्ड सभा जो है अपनी शक्तियों में उसे कई तरह की शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां आदि अन्य शक्तियां इसे प्राप्त हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं विधायी कार्य व शक्तियां। तो देखिए पहले लॉर्ड सभा की विधायी कार्य एवं शक्तियां हम देखते हैं। विधायी शक्तियां लॉर्ड सभा की कौन कौन सी हैं। देखिए लॉर्ड सभा जो है वह लॉर्ड सभा में हम साधारण विधेयक प्रस्तुत करते हैं। लॉर्ड सभा में साधारण विधेयक
गैर वित्तीय विधेयक व गैर विवादास्पद विधेयक हम लोकसभा में रखते हैं। तो देखिए, जो विधेयक साधारण विधेयक के रूप में होते हैं, गैर वित्तीय विधेयक जो वित्तीय विधेयक नहीं होते हैं, और जो विवादास्पद नहीं होते, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है, वो विधेयक हम लोकसभा में रखते हैं। तो देखिए, वित्तीय विधेयक लोक सदन में रखा जाता है, और इसी प्रकार से जब किसी भी विधेयक में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, वो साधारण विधेयक है, तो हम उसे किस में रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। तो देखिए, लोकसभा में साधारण विधेयक को रखा जाता है, और साधारण विधेयक जो होता है उसके संबंध में दोनों सदनों को ही समान शक्तियां प्राप्त है कि एक सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन से वो पारित होगा, फिर राष्ट्रपति नहीं, सम्राट के पास में वो हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तब वो कानून के रूप में बनेगा। तो देखिए, इस प्रकार से साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और लोक सदन को दोनों को समान स्थिति प्राप्त है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में हो सकता है, लेकिन लोकसभा में हम साधारण विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक को रखते हैं। और वित्तीय विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोक सदन में रखा जाता है। इस प्रकार से विधायी क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन एक बात यह भी है, लोकसभा केवल किसी साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक काम के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है। पहले ये अवधि दो वर्ष थी। तो देखिए, हम देखते हैं विधायी क्षेत्र में इसे इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि लोक सदन को है। तो लोक सदन इस प्रकार से विधायी क्षेत्र में लोकसभा से महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में उसे शक्तियां प्राप्त हैं, और वित्तीय शक्तियों के कारण हम ये कहते हैं कि वित्त विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। इस कारण से वर्तमान में लोकसभा को लोक सदन से विधायी क्षेत्र में कम स्थिति प्राप्त है, और वर्तमान में लोक सदन विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं वित्तीय कार्य व शक्तियां। तो देखिए, अगला है वित्तीय कार्य एवं शक्तियां। तो हम देखते हैं लोकसभा में विधायी कार्य और शक्तियों के बाद में जो लोकसभा की दूसरी शक्ति है वो है वित्तीय कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए, दूसरी इसकी शक्ति है वित्तीय कार्य एवं शक्तियां। देखिए, दूसरी शक्ति है वित्तीय कार्य एवं शक्तियां। हमने देखा था कि विधायी क्षेत्र में लोक सदन की स्थिति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी, क्योंकि वित्तीय जो विधेयक है वो पहले लोक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा जो है पहले इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन अब जो है वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को पहले महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी, और लोकसभा वित्तीय क्षेत्र में उसे
असीमित अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब से लोक सदन वहां पर निर्मित हुआ है और लोक सदन के बनने के बाद में वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में कमजोर हो गई है। अब जो वित्तीय विधेयक है पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत होते थे, लेकिन अब वर्तमान में वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोक सदन में प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद में उन्हें लोकसभा में रखा जाता है। तो देखिए वित्तीय क्षेत्र में जो है वह लोकसभा को स्थिति उसकी बहुत ही कम है और लोकसभा किसी भी वित्तीय विधेयक को यह वित्तीय विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है, 1 माह के लिए रोक सकती है। उसके बाद उसे लौटाना ही होता है। लेकिन साधारण विधेयक को तो केवल 1 वर्ष तक लोकसभा रोक सकती है, उसके बाद में उसे लौटाना होता है। लेकिन वित्तीय विधेयक के बारे में यह है कि वित्तीय विधेयक को जो लोकसभा होती है केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। 1 महीने के बाद में उसे अनिवार्य रूप से उसे लौटाना ही होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा की जो शक्तियां हैं वह लोक सदन से आज वर्तमान में बहुत ही कम है वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन जो कि निम्न सदन है, प्रथम सदन है, उसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं लोकसभा की तुलना में। तो देखिए इस प्रकार से लोकसभा जो है वह 1 महीने के अंदर वित्तीय विधेयक को लोकसभा में उसे लोक सदन को लौटाना पड़ता है। और दोनों सदनों के बीच यदि मतभेद हो, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो लोक सदन के अध्यक्ष का कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसके बारे में यदि दोनों सदनों में विवाद हो जाए तो धन विधेयक के संबंध में भी लोक सदन को धन विधेयक पर भी लोक सदन का फैसला अंतिम होगा। और यह इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। लोकसभा वित्तीय विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो देखिए इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वित्तीय विधेयक में लोकसभा की स्थिति बिल्कुल नगण्य है। वित्तीय विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और ये वित्तीय विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है, फिर इसे वापस लोक सदन को वापस लौटाना ही होता है। लोकसभा केवल 1 महीने के लिए वित्तीय विधेयक को रोक सकती है, उसके बाद में इसे लोक सदन को लौटाना होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा वित्तीय विधेयक है अथवा नहीं, इस पर दोनों सदनों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो लोक सदन के अध्यक्ष का जो फैसला है वह अंतिम होता है। इसमें भी लोक सदन को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। इसी प्रकार से वित्तीय विधेयक में जो लोकसभा है किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, ये शक्ति भी लोक सदन के पास है। तो देखिए इस प्रकार वित्तीय विधेयक में हम देखते हैं कि लोकसभा की स्थिति बिल्कुल नगण्य है, शून्य है, जबकि लोक सदन की स्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला जो है हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। देखिए अगला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। जिस प्रकार से देखिए लोकसभा
को विधायी अधिकार प्राप्त है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से उसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी प्राप्त है।